हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रीजनिंग की 9वीं वीडियो है। इससे पहले इसकी 8 वीडियो आ चुकी है, जिसके अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी 2022 के यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस बुक से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है 7 × 6 × 4 बराबर दिया हुआ है 674, 8 × 5 × 3 बराबर दिया हुआ है 583। तो 9 × 1 × 2 बराबर क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। अब अगर आप इनका गुणा करें तो ये नहीं आएगा, आप गुणा करके देख लीजिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, जो बीच वाली संख्या है इसको पहले स्थान पे लिख रहा है और लास्ट वाली संख्या को यहाँ लास्ट में लिख रहा है, और फर्स्ट संख्या को यहाँ बीच में लिख दे रहा है। यहाँ भी सेम प्रोसेस, बीच वाली संख्या को पहले स्थान पे लिख रहा है, लास्ट वाली संख्या को कहाँ लिख रहा है, लास्ट में लिख रहा है, और फर्स्ट संख्या को बीच में लिख रहा है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे करेंगे, बीच वाली संख्या को पहले स्थान पे लिखेंगे, लास्ट वाली संख्या को लास्ट में लिखेंगे और फर्स्ट संख्या को बीच में लिख देंगे, यानी 192। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अब इसमें आपको त्रिभुज ज्ञात करना है कितने हैं। तो सबसे पहले आप ये एक बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, इसमें देख लीजिए कितने त्रिभुज हैं। तो एक तो बड़ा हो गया, उसके बाद एक ये 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो इस बड़े त्रिभुज में 4 हो गए। इसी तरह से इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे, इसमें भी आपके 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, यानी कि 4 4 8 त्रिभुज तो ये हो गए। अब उसके बाद देख लीजिए एक त्रिभुज आपका ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ 1 2, और इसी तरह आपका नीचे ये वाला 3, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 4। तो 8 4 12 हो गए। अब देख लीजिए, अब इसमें आपका एक यहाँ से देखिए, ये वाला यहाँ से लेके ये 1 हो गया, और सेम चीज़ यहाँ से लेके 2 हो गया, 2 इधर भी आपके हो जाएंगे, एक ये और एक ये, यानी कि 4 यहाँ पर भी हो गए। तो कितने हो गए, 4 4 8 8 16। 2 बचे हुए हैं यहाँ पे देखिए, एक ये है और एक ये है, यानी कि कुल मिला के आपके कितने हो गए, 18 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि TRIANGLE को SUBJHOFM लिखा जाता है तो COMPUTER को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, T के बाद क्या आता है, U आता है, R के बाद क्या आता है, S आता है, I के बाद J, A के बाद B, N के बाद O और G के बाद H, L के बाद M और E के बाद F। तो यहाँ पे लिखना है आपको। C के बाद क्या आता है, D, तो D यहाँ पे हो गया। O के बाद क्या आता है, तो O के बाद P आता है, यहाँ हो गया, यानी कि P और D। देख लीजिए किसी ऑप्शन में है PD, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो PD 2 ऑप्शन में है। आगे और बढ़ जाइए, यहाँ पर देखिए P है, तो P के बाद क्या आता है, Q आता है, M के बाद आता है N, तो PDQN आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन में यह चीज़ नहीं लिखा हुआ है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, यदि गुणे का अर्थ धन, तो गुणे का अर्थ धन कर देते हैं। आगे कह रहा है, धन का अर्थ भागा, ऋण का अर्थ गुणा। धन का अर्थ क्या है, भागा है, और ऋण का अर्थ है गुणा। और आगे क्या कह रहा है, भागा का अर्थ ऋण है, तो भागा का अर्थ क्या हो गया, ऋण हो गया। तो अब इनको सॉल्व करके आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ समीकरण जो है इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2.5 आ गया। यहाँ पे गुणा है 4, ये 6 हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया। तो इसका गुणा जब करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये 6 और 10 कितना हो गया, 16 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में यहाँ पर देखिए 2 अवयव बनाए गए हैं। पहला अवयव ये है और दूसरा अवयव ये है। यहाँ पर ऊपर कोडिंग किया गया है और इस साइड में कोडिंग किया गया है। इसमें भी यहाँ पर कोडिंग किया गया है और यहाँ पर कोडिंग किया गया है। अंदर कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनका यह कोड दिया गया है। अब कह रहा है कि जिस प्रकार, प्रश्न में कह रहा है जिस प्रकार P का कोड 4866 और 84 यानी 48 66 और 84 है, उसी प्रकार रोम का कोड क्या होगा। तो चारों ऑप्शन में आपके कोड लिखे गए हैं, तो रोम का कोड कौन सा सही होगा ऑप्शन, वही आपको ज्ञात करना है। तो P का कोड 48 कैसे हुआ ये भी आप देख लीजिए।
तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैसे 48, देखिए 8 और 4 और 8, ये आपका P हो गया, यानी P का कोड कितना हो गया 48। अब लिखा हुआ 66, यानी कि देखिए यहाँ P है तो 6 इधर से 6 इधर से, तो हो गया 66। 84 लिखा हुआ है, यानी कि 8 यहाँ है और 4 यहाँ और P यहाँ पे है, यानी 4 उधर से और 8 इधर से, तो 84 हो गया। इसी प्रकार आपको इसका कोड देखना है कि जो चारों ऑप्शन लिखे गए कौन सा सही है। तो पहले आप ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए। ए में आपका आर के स्थान पे लिखा हुआ है 64, चेक कर लीजिए। 64 का मतलब यहाँ 6 है और ये 4 है, यानी ई होता है, जबकि हमको आर का कोड चाहिए, तो ये गलत हो गया। बी देखिए 57 लिखा हुआ है, यानी 57 लिखा हुआ है। 57 आपका यहाँ पे देखिए 5 है और 7 है ये, तो ओ का कोड हो गया। हमको क्या चाहिए, आर का कोड चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सी देखिए 96, 96 कहाँ पे है, यहाँ 9 है और 6 यहाँ पे, यानी ई का कोड है, ये भी गलत हो गया। हमें आर का कोड चाहिए। डी ऑप्शन जब 3 गलत हो गया तो डी आपका अपने आप सही हो गया, आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आप चेक कर लीजिए। 23 का कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 और 3, यानी आर का कोड हो गया। तो पहले स्थान पे आपका क्या लिखा हुआ है 23, आगे भी कोड लिखेगा तो वो OME का कोड ही लिखा गया होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं, यदि उसका शीर्ष 6 है तो तल की संख्या बताइए। यानी शीर्ष पे अगर 6 है तो तल में कौन सी संख्या होगी, अपोजिट आपको ज्ञात करना है। तो 6 का अपोजिट आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 5 और 4, और आपका यहाँ पर भी आपका 5 और 4 मिल रहा है, यानी कि 2 फलक आपके कॉमन हो जा रहे हैं। जब 2 फलक कॉमन हो जाएगा तो तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट क्या हो गया 1 हो गया। 6 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे शब्द दिया गया, उसमें अक्षर दिए गए हैं GEMDISTIONARY, ये आपके अक्षर दिए गए हैं। अब इन अक्षरों का प्रयोग करके आपको कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ देख लीजिए। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है DISTART, यानी टी का प्रयोग यहाँ पे 2 बार किया गया है और इस शब्द में टी का प्रयोग केवल 1 बार है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे टी 1 बार ही उपयोग किया गया है। अब आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, ये तीनों प्रश्न वक्तव्य और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न हैं। तो यहाँ देखते हैं वक्तव्य क्या कह रहा है 8वें प्रश्न का, लेखक विद्वान होते हैं। तो लेखक जो है वो विद्वान होते हैं। तो लेखक जो है ये क्या होते हैं, ये विद्वान होते हैं। मतलब कह रहा है कि जो सभी लेखक हैं वो सभी लेखक क्या हैं, विद्वान हैं। तो ये लेखक हो गए और ये आपके विद्वान हो गए। आगे कह रहा है कुछ डॉक्टर लेखक हैं। अब कुछ डॉक्टर लेखक हैं, यानी कि ये कुछ हो गए तो कुछ डॉक्टर लेखक हो गए। अब निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं। तो कुछ डॉक्टर विद्वान आपका यहाँ से पूरा है, तो कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं, निष्कर्ष 1 आपका राइट हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ विद्वान डॉक्टर होते हैं। तो कुछ विद्वान डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं, यानी कि निष्कर्ष 2 भी आपका राइट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में वक्तव्य कह रहा है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। अब निष्कर्ष कह रहा है जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। अब यहाँ पे अधिक धन कमाने की बात कर रहा है और आपके वक्तव्य में कह रहा है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा क्या होती है, जैसे आपने LIC कराया या FD कराया, ये सब भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो उससे मतलब है यहाँ वक्तव्य का। और यहाँ पे जो निष्कर्ष में कह रहा है ये अधिक धन कमाने से कह रहा है। तो आपका जो निष्कर्ष 1 है वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है देखिए, तो दूसरा कह रहा है अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। अब आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने की बात यहाँ पर भी धन की कमाई करने की बात कर रहा है, आर्थिक सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। तो यह दोनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे। निष्कर्ष 1 और 2 में से कोई नहीं निकलता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए
कि इससे निश्चित रूप से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब कथन कह रहा है IIM, IIT और IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है, ये कथन कह रहा है। अब इसके आधार पर आपको देखना कि कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए। तो क्या यह संभव है? अगर भारत की कंपनियां आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है तो विदेश के इतना वेतन कैसे दे पाएंगी? तो ये आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष पहला ये आपका सही नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा कह रहा है इन संस्थानों के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। तो विदेश जाने पर आप किसी के रोक नहीं लगा सकते, यानी कि यह भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु उसकी पुत्री रीना से 5 गुनी है। तो मोना और पति, ये हो गई मोना और उनके पति हो गए और उनकी पुत्री हो गई। अब कह रहा है कि पति की आयु पुत्री की आयु से 5 गुना है, यानी कि अगर इसको x मानेंगे तो यह कितना हो गया? 5x हो गया। x हो गई तो ये 5x हो गए। अब कह रहा है कि मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, तो पति से 6 वर्ष छोटी है, यहाँ 5x - 6 कर दीजिए। ये कब की आयु है? ये वर्तमान की आयु, यानी कि प्रेजेंट की आयु है। आगे कह रहा है यदि 3 वर्ष पूर्व रीना 5 वर्ष की थी, यानी 3 वर्ष पूर्व -3 कर देते हैं, तो 3 वर्ष पूर्व रीना कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की थी। तो अगर x में से हम 3 घटा दें तो 3 वर्ष पूर्व मिल जाएगा। तो x में से अगर हम 3 घटाएंगे तो यह भी 3 वर्ष पूर्व हो गया और बराबर 5 दिया हुआ है, यह भी 3 वर्ष पूर्व इस पुत्री की आयु दिया हुआ है। तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर इसको इधर ले आके जोड़ देंगे तो 8 आ गया। तो पति कितना हो गया? 8 × 5 = 40 वर्ष का हो गया। तो मोना कितने के वर्ष की हो गई? तो मोना आपकी कितने वर्ष की हो गई? तो 40 में से 6 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 34 वर्ष की। पूछा क्या जा रहा है? तो मोना की वर्तमान आयु 34 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपको मोना की आयु निकालनी थी और मोना की आयु कितनी है? 34 वर्ष। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है ABDG अनुपाते ZYWT समानुपाते BCEH अनुपाते क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए अपोजिट लिख रहा है। A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। और D का अपोजिट क्या होता है? W होता है। और G का अपोजिट क्या होता है? T होता है, GT रोड। तो B का अपोजिट क्या होता है? बॉय, यानी कि BY हो गया। C का अपोजिट तो सेक्स, यानी कि X हो गया। अब देखिए E का अपोजिट क्या होता है? इवनिंग, यानी कि V हो गया। और H का अपोजिट हाई स्कूल, यानी S हो गया। तो YX और V, ये V है, U नहीं है। YXVS, YXVS ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है यहाँ प्रस्तुत तर्क या कथन पर विचार करें और इस आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए पूर्व धारणाओं में से कौन इसमें अंतर्निहित है। अब कथन कह रहा है सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों की विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। अब पूर्व धारणाएं क्या कह रहा है? कई रिक्तियां हैं, कई रिक्तियां। अब रिक्तियां थोड़ी, ये तो योजना बनाई गई, यहाँ रिक्तियां नहीं है। तो ये आपका जो पहला पूर्व धारणा है ये आपका गलत हो गया, क्योंकि वह रिक्तियां नहीं है, सरकार की एक योजना है। दूसरा कह रहा है सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो ये सही है, सरकार चाहती है, इसीलिए योजना बनाई है कि साल में 2 बार वहाँ पर नियुक्ति की जाए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सिर्फ पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो डॉक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर ही विशेषज्ञ डॉक्टर आ जाएंगे और रोगी अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके यहाँ दिए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो, यानी कि ये आपके डॉक्टर हो गए, डॉक्टर के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टर हो गए और ये आपके रोगी हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है जनता से किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर जो सूचना सामने आई उसे नीचे दिए गए वेन आरेख में दर्शाया गया है। इस आरेख को ध्यान से पढ़ें और इस प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो कर अदा करते हैं किंतु ना ही वे महिलाएं हैं और ना ही स्नातक हैं। तो ना तो महिलाएं हैं और ना तो स्नातक हैं, यानी कि ये पूरा नहीं होगा आपका। कर अदा करते हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तो इसमें और त्रिभुज में होगा।
तो ये तो पूरा निकल गया, बचा 12, 7 और 2, जिसमें से 2 आपका महिलाएं हो गई और 12 में केवल कर अदा करते हैं, तो बचा क्या 7। तो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है यदि #@ का भाई है, हैशटैग जो है ये @ का भाई है तो प्लस हो गया। आगे कह रहा है नॉट इक्वल टू @ की पुत्री है, तो नॉट इक्वल टू जो है वो @ की कौन है? पुत्री है, माइनस हो गया। आगे कह रहा है डॉलर हैशटैग की बहन है, तो डॉलर जो है ये हैशटैग की बहन है, तो ये डॉलर हो गई, हैशटैग की बहन हो गई। और एंड नॉट इक्वल टू का भाई है, यानी कि जो एंड है ये नॉट इक्वल टू का क्या है? भाई है, तो ये एंड हो गया, ये भाई है तो प्लस हो गया। तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि एंड का अंकल कौन है, तो एंड का अंकल कौन है? एंड के ये माता या पिता हैं, तो ये पिता अगर हैं, इसका @ के बारे में यहाँ बताया नहीं गया है कि @ की केवल पुत्री कह रही है, तो ये आपके क्या हैं? इसके क्या हैं? भाई हैं। तो अगर माता हैं तो ये मामा हो जाएंगे तो भी अंकल हो जाएंगे, अगर पिता हैं तो ये चाचा हो जाएंगे तो भी अंकल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? हैशटैग आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। कह रहा है आपसे, फिर से एक बार देख लीजिए, तो @ का अंकल कौन है? तो अंकल कौन है, इसकी स्थिति दर्शाया नहीं है कि यह मेल है या फीमेल है, तो अगर माता है तो माता का भाई ये हो जाएगा, तो मामा हो जाएंगे तो भी आपके अंकल हो जाएंगे, और अगर ये पिता हैं तो पिता का भाई तो ये चाचा हो जाएंगे तो भी आपके अंकल हो जाएंगे, मामा को भी अंकल ही कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है 17वें प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। अब अनुक्रम दिया गया या आपका अनुक्रम दिया गया, इसमें एक पद लुप्त है, इसी को आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 है और ये 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कर रहा है और प्लस में 1 कर रहा है तो 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 का स्क्वायर प्लस में 1 कितना हो गया? 5 बचे 25 और 1 26, तो 26 का स्क्वायर और प्लस में 1, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 और प्लस में 1 कितना हो गया? 677। तो यहाँ पे क्या हो गया? 677, यानी कि कौन सा उत्तर सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इनमें नीचे दिया गया कौन सा अनुमान निहित है। तो तर्क कह रहा है आपसे, भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालय को 1 सप्ताह तक बंद रखने का आदेश दिया है। अब अनुमान क्या दे रहा है? शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है, तो 1 सप्ताह तक जारी रह सकती है, ये अनुमान लगाया गया, इसलिए 1 सप्ताह तक सभी विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो जो पहला अनुमान है वो सही है। दूसरा क्या है? चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजेंगे, तो यह कोई अनुमान नहीं हुआ, सरकार बंद कर रही है क्योंकि शीतलहर पड़ने वाली है इसलिए बंद कर रही है, यानी कि दूसरा आपका जो है अनुमान ये आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, केवल अनुमान 1 निहित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरी करेगी, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी गई, आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें कह रहा है कि 4 ऑप्शन आपको दिए, इसमें से कौन सी आकृति आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब पूरा कर देगा इस प्रश्न आकृति को। तो ध्यान से देखिए आप, ए, बी और सी और डी, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट। 19वां का आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट। ध्यान से देखिए, केवल आपको देखना ही है और कुछ करना नहीं है। तो 19वें प्रश्न में आपका डी राइट हो जाएगा। आइए 20वां देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब यहाँ कह रहा है कि अगर MN पर प्रतिबिंब रखा जाए तो इसकी जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, और ये तीर है, तीर का ये वाला भाग यहाँ नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ये देख लीजिए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी 19वें का भी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा और 20वें का भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है, 19वें में भी आपको देखना था और 20वें में भी आपको सिर्फ देख के बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।